Hello everyone, good afternoon. Good afternoon to all. I am Pooja and welcome back to my channel. आज हमें बात करनी है 6 टू 8 ऑफ दिसंबर के करंट अफेयर्स। कल संडे था, तो संडे को मैंने आप लोगों के साथ वीकली करंट अफेयर्स के सेशन को शेयर किया था जिसपे हमने टॉप 70 एमसीक्यूज देखे थे। आई होप आपने उस वीडियो को देखा होगा। अगर नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाके देख लेना, क्योंकि डायरेक्टली वीकली करंट अफेयर्स से क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। और जो वीकली बैंकिंग करंट अफेयर्स का पीडीएफ है वो ऑलरेडी मैंने शेयर किया हुआ है, जिसमें काफी सारे एमसीक्यूज भी आपको मिल जाएंगे। तो जो बैंकिंग एस्पिरेंट है वो बैंकिंग करंट अफेयर्स का जो वीकली सेगमेंट है उसके पीडीएफ को पढ़ सकते हैं। ये दोनों ही पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएंगे और टेलीग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ठीक है, तो आज हमें 6 से 8 दिसंबर के करंट अफेयर्स देखने हैं। आज हम कुछ नए बैंकिंग टर्म्स को भी समझेंगे। काफी सारे इंपॉर्टेंट पर्सन हैं न्यूज में, उनको हम जानेंगे। हरियाणा राज्य की एक गवर्नमेंट स्कीम पे हमें चर्चा करनी है। ठीक है, और एक इंडेक्स पे हमें बात करनी है। तो आइए स्टार्ट कर लेते हैं आज का सेशन। हमारे ये जो करंट अफेयर्स के सेशन है ये आपके सभी एग्जाम, एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, आपका जो केबीएस का एग्जाम होने वाला है, एफएसओ का एग्जाम होने वाला है, सभी के लिए यूजफुल है। तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ लिंक को शेयर कर सकते हैं। और पहली बार आए हैं तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं चैनल को, जिससे अपकमिंग क्लासेस के नोटिफिकेशंस मिल सकें। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले 6 से लेकर 8 दिसंबर में हमने कौन कौन से इंपॉर्टेंट डे मनाए। तो सबसे पहले बात करेंगे 6 दिसंबर। 6 दिसंबर को था महापरिनिर्वाण दिवस। आप सभी को पता होगा कि जो फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहलाते हैं बाबा साहब अंबेडकर, इन्होंने अपने अंतिम दिनों में बुद्धिज्म को अडॉप्ट कर लिया था। ठीक है, तो यहाँ पे अगर बात करें 6 दिसंबर को इनकी डेथ हुई थी, तो डेथ एनिवर्सरी को ही महापरिनिर्वाण दिवस कहा जा रहा है। तो 70th मतलब 70वीं डेथ एनिवर्सरी यहाँ पे मनाई गई डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का महापरिनिर्वाण 6 दिसंबर 1956 को हुआ था। और इनका जो मेमोरियल है वो चैत्र भूमि है, दादर महाराष्ट्र में आपको देखने को मिल जाएगा। बाबा साहब का जन्म 14 अप्रैल को हुआ था। महू मऊ जो है वो एमपी में आपको देखने को मिलेगा, महार फैमिली में। ठीक है, अब बाबा साहब अम्बेडकर को कई सारे अवार्ड्स भी मिले हैं और इन्होंने कई सारे ऑर्गेनाइजेशंस को भी फॉर्म किया है। सबसे इंपॉर्टेंट अवार्ड है भारत रत्न। 1990 में भारत रत्न अवार्ड बाबा साहब अम्बेडकर को दिया गया था। इन्होंने बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना की थी, तो जो डिप्रेस्ड क्लास है उस कम्युनिटी के अपलिफ्टमेंट के लिए 1923 में। इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी बनाई थी 1936 में, और शेड्यूल कास्ट फेडरेशन का फॉर्मेशन 1942 में किया था। अब इनके द्वारा कई बुक्स भी लिखी गई हैं और जनरल भी पब्लिश किए गए हैं। तो जैसे कि मूक नायक, बहिष्कृत भारत, जनता और समता। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप चाहो तो पिछले 5 साल के एसएससी के क्वेश्चन डाउनलोड करके देख लो, उसमें आपको ये क्वेश्चंस मिल जाएंगे। मूक नायक, बहिष्कृत भारत, जनता और समता, ये इनके जनरल रहे हैं। इसके अलावा ये बुक्स हैं जो कि बाबा साहब अम्बेडकर जी के द्वारा लिखी गई हैं। तो ये सारी बातें आपको याद रखनी है। ठीक है, अब बाबा साहब अम्बेडकर ने हमारे देश में, हम जो आरबीआई की बात करते हैं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की बात करते हैं, इसके क्रिएशन में भी इनका महत्वपूर्ण योगदान है ना। ठीक है, इन्हें फादर ऑफ मॉनेटरी इकोनॉमी इन इंडिया भी कहा जाता है। तो 1923 में जब प्रॉब्लम आई थी रुपी की, तब इन्होंने मॉनेटरी पॉलिसी में चेंजेस किए थे और क्रिएशन करवाया था आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का 1934 में। ठीक है, इसके अलावा आज हम बात करते हैं वित्त आयोग के बारे में, मतलब फाइनेंस कमीशन के बारे में। तो फाइनेंस कमीशन की स्थापना का जो पॉइंट था या जो विजन था वो भी बाबा साहब अम्बेडकर का था। अभी हम अपने देश में बात कर रहे हैं लेबर रिफॉर्म्स के बारे में। आपको मैंने सिखाया है 4 नए श्रम कानून आए हैं। तो ये जो लेबर रिफॉर्म्स है सबसे पहले इंट्रोड्यूस किए थे बाबा साहब अम्बेडकर ने, और इन्होंने ही कहा था कि 8 आवर 8 घंटे का, मतलब आपका दिन में काम करने का समय कितना होना चाहिए, 8 आवर्स वर्किंग डे आपका होना चाहिए। इसके अलावा वाटर कमीशन, दामोदर वैली प्रोजेक्ट जैसे कई सारे मल्टीपल प्रोजेक्ट को इन्होंने स्टार्ट कराया था। तो ये कंट्रीब्यूशन इकोनॉमी में रहा है बाबा साहब अम्बेडकर का। जब इकोनॉमी की बात हो ही रही है, आरबीआई की बात हो ही रही है, तो एक बार बात कर लेते हैं आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के बारे में। कमेटी में 6 मेंबर होते हैं और कमेटी की जो मीटिंग होती है उसको चेयर करते हैं गवर्नर। तो आरबीआई के गवर्नर आपको संजय मल्होत्रा देखने को मिल जाएंगे। 3 से लेकर 5 दिसंबर के बीच में संजय मल्होत्रा की अध्यक्षता में मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की बैठक हुई। ठीक है, 6 मेंबर यहाँ पर होते हैं। अब इन्होंने रेपो रेट को कट किया है। पहले हमारा रेपो रेट 5.50% था,
ठीक है, 0.25 पॉइंट से ये कट करके कितना कर दिया है, 5.25%। तो याद रखना है, आपका रेपो रेट कितना है, 5.25% आपको रेपो रेट देखने को मिल जाएगा। ठीक है, रेपो रेट की बात करते हैं जीडीपी के बारे में। तो जीडीपी जो है उसको भी इंक्रीज किया गया है। पहले इन्होंने कहा था कि 6.8% हमारी जीडीपी रहेगी FY26 में, इसको रिवाइज करके कर दिया है 7.3। तो 7.3 आपको जीडीपी देखने को मिलेगी FY26 में अकॉर्डिंग टू द आरबीआई। डायरेक्टली एग्जाम में प्रश्न बन सकता है, इंटरव्यू में क्वेश्चन बन सकता है कि आरबीआई के अकॉर्डिंगली भारत की जीडीपी FY26 में कितनी रहेगी। तो 7.3% आपकी जीडीपी है। इसके अलावा आपका रेपो रेट है 5.25%। ना बात करते इन्फ्लेशन के बारे में, मतलब महंगाई दर के बारे में। तो इन्होंने कहा महंगाई में भी कमी आ रही है। तो पहले इन्होंने कहा था कि 2.6% आपकी इन्फ्लेशन रहेगी, इसको रिड्यूस करके 2% कर दिया है। तो आप देख पा रहे हैं कि जीडीपी ग्रोथ हो रही है, एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज हो रहा है और आपका इन्फ्लेशन डिक्रीज हो रहा है। तो ये जो कॉन्सेप्ट होता है इसको हम कहते हैं गोल्डीलॉक्स फेज। तो ये गोल्डीलॉक्स इकोनॉमी कहलाती है, एक ऐसी इकोनॉमी ना जो बहुत ना गर्म है ना बहुत ठंडी है, मतलब सस्टेनेबल इकोनॉमी है। आपकी जीडीपी ग्रोथ हो रही है, इन्फ्लेशन रिड्यूस हो रहा है, फिस्कल पॉलिसी अच्छी चल रही है और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है। तो इस तरीके की इकोनॉमी को हम गोल्डीलॉक्स फेज के नाम से जानते हैं। अब आरबीआई के द्वारा मतलब मॉनेटरी पॉलिसी के द्वारा कुछ और बातें भी बताई गई। सीआरआर 3% रहेगा, एसडीएफ 5%, एमएसएफ और बैंक रेट 5.50% आपको देखने को मिलेंगे। तो आरबीआई की अगली मीटिंग कब होगी, 4 से लेकर 6 फरवरी के बीच में होगी। तो उसके पहले अगर आपके पेपर्स हैं, अगर उसके पहले आपके पेपर है तो आपको ये सभी डेटा याद रखना है। अगर फरवरी के बाद अगर आपका पेपर है तो फरवरी में जो नया डेटा आएगा वो आपको याद रखना है। इस फेज को याद रखना, ये इंटरव्यू का क्वेश्चन बन सकता है, क्योंकि अभी रिसेंटली आईबीपीएस के मेंस हुए हैं, मेंस या फिर आपके एसबीआई का मेंस हुआ है, तो उसके बाद अगर इंटरव्यू है तो इंटरव्यू के लिए ये टॉपिक इंपॉर्टेंट हो जाएगा। ठीक है, अब लिक्विडिटी को मेंटेन करने के लिए, क्योंकि रेपो रेट क्या होता है, रेपो रेट जब बैंक से आरबीआई शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए फंड को लेता है, वो भी लो इंटरेस्ट पे, तो उसको हम क्या कहते हैं, रेपो रेट कहते हैं। मतलब बैंक्स के पास जो सरप्लस अमाउंट है, वो एक तरीके से क्या हो रहा है, यहाँ पे लो इंटरेस्ट में आरबीआई के द्वारा लिया जा रहा है। तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं कि रेपो रेट या मॉनेटरी पॉलिसी जो मीटिंग होती है, उसका पर्पस ये होता है लिक्विडिटी को मेंटेन करना, क्रेडिट फ्लो को इंक्रीज करना, है ना, इन्फ्लेशन को एडजस्ट करना। इसीलिए मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की मीटिंग होती है। अब लिक्विडिटी को एडजस्ट करने के लिए ओपन मार्केट ऑपरेशन यहाँ पे बोला गया है आरबीआई के द्वारा। आप सभी को पता चल चुका होगा कि इंडियन रुपी की वैल्यू डिक्रीज होते जा रही है। $1 जो है वो 90 रुपए के बराबर हो चुका है। अब हमें क्या करने की जरूरत है, यहाँ पे अगर हमें क्रेडिट फ्लो चाहिए, मार्केट में लिक्विडिटी चाहिए, मार्केट में अगर पैसा चाहिए, तो इसके लिए ओपन मार्केट ऑपरेशन परफॉर्म किया जा रहा है आरबीआई के द्वारा। इसमें आरबीआई क्या करेगा, आरबीआई जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज हैं, किसके पास, बैंक्स के पास, तो बैंक से गवर्नमेंट सिक्योरिटी आरबीआई खरीद लेगा। तो बदले में बैंक को क्या मिलेगा, पैसा मिलेगा। जब बैंक के पास पैसा आएगा तो बैंक क्या करेगा, ज्यादा लोन दे पाएगा, जिसके कारण मार्केट में क्या आएगी, लिक्विडिटी आएगी, पैसा आएगा। ठीक है, तो यही आपका ओपन मार्केट ऑपरेशन होता है। ओपन मार्केट ऑपरेशन परचेज is when the RBI buy government securities from the bank and the financial institute to inject durable liquidity into the financial system। ठीक है, इसलिए ये ओपन मार्केट ऑपरेशन परफॉर्म किए जाते हैं। आरबीआई ने अनाउंस किया है कि हम 1 ट्रिलियन रुपीज के ओएमओ परचेज करेंगे, है ना। इतना अमाउंट का जो गवर्नमेंट सिक्योरिटी है वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट से परचेज करने का काम आरबीआई करेगा। अब यहाँ पे जो ओपन मार्केट ऑपरेशन होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है एक्सपांशनरी ओएमओ, मतलब इसके अंदर गवर्नमेंट सिक्योरिटी को आरबीआई खरीदता है। इंक्रीज इन द बैंक रिजर्व लीड टू लोअर इंटरेस्ट रेट। ठीक है, फिर होता है एक कॉन्ट्राडिक्टरी ओएमओ, इसमें आरबीआई क्या करता है, गवर्नमेंट सिक्योरिटी को बेचता है। अब गवर्नमेंट सिक्योरिटी कौन खरीदता है, बैंक्स खरीदते हैं। तो पैसा किसके पास आएगा, आरबीआई के पास। बात समझ में आ रही है, इसकी मदद से मनी सप्लाई को रेगुलेट करने का काम किया जाता है। ठीक है, फिर होता है स्पेशल ओएमओ, तो ये आरबीआई बाय लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स एंड सेल शॉर्ट टर्म बॉन्ड्स साइमल्टेनियसली, साथ साथ ये दोनों ऑपरेशन होते हैं। तो 3 प्रकार के ओपन मार्केट ऑपरेशंस आपको देखने को मिलेंगे। तो ये भी आपका एक एक तो जनरल नॉलेज भी बन गया आपका, और एक आपका इंटरव्यू का क्वेश्चन भी बन गया। ठीक है, कौन कौन से आपके ओपन मार्केट ऑपरेशंस होते हैं जिसके जरिए मार्केट में लिक्विडिटी आती है बाय द आरबीआई। तो एक होता है जिसमें आरबीआई सिक्योरिटी खरीदता है, एक होता है जिसमें आरबीआई सिक्योरिटी बेचता है, और एक में क्या होता है, दोनों चीजें साइमल्टेनियसली की जाती हैं। ठीक है, चलिए
इसके अलावा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने रिसेंटली एसबीआई, एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसीआई बैंक को डोमेस्टिक सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट बैंक्स डिक्लेयर किया है। मतलब वो बैंक जो बहुत बड़े हैं, टू बिग टू फेल, मतलब बहुत बड़े बैंक्स हैं जिनको फेल होना, जिनका करप्ट होना बहुत मुश्किल है, और अगर इनमें कोई डाउनफॉल आता है तो इससे पूरे देश की इकोनॉमी, पूरे देश की अर्थव्यवस्था बिगड़ जाएगी। तो ऐसे आपके जो बैंक्स होते हैं टू बिग टू फेल, इनको हम डोमेस्टिक सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंस बैंक कहते हैं। ये जो कॉन्सेप्ट आया है, जब 2008-9 में रिसेशन आया था ना, तो रिसेशन के बाद इस कॉन्सेप्ट को लेकर आया गया था। ठीक है, और 2014 में आप देखेंगे इस कॉन्सेप्ट को लाया गया था, डोमेस्टिक सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट बैंक। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को, एचडीएफसी बैंक को और आईसीआईसीआई बैंक को रिसेंटली इंक्लूड किया हुआ है भारत के डोमेस्टिक सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट बैंक में। ठीक है, ये बैंक साइज में बहुत बड़े होते हैं, इनका क्रॉस बॉर्डर प्रेजेंस होता है, मतलब दूसरे देशों में भी ये काम कर रहे होते हैं। ठीक है, इंटरकनेक्टिविटी होती है। इसके अलावा ये बहुत बड़े होते हैं, इनके पास बफर होता है कि अगर ऐसा नहीं होना चाहिए ना कि मैंने एसबीआई में पैसा जमा किया है, मुझे कल पैसे की जरूरत है, मैं बैंक के पास जाऊं, बैंक बोल रहा है मेरे पास पैसा नहीं है आपको देने के लिए, तो ये तो बैंक करप्सी की हालत है ना। तो इनके पास काफी बफर भी आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो एसबीआई को पहली बार जो डोमेस्टिक सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट बैंक की कैटेगरी में 2015 में, फिर आईसीआईसी बैंक को 2016 में और एचडीएफसी बैंक को 2017 में इंट्रोड्यूस किया था। ठीक है, तो आप देख सकते हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बकेट 4 में है, एचडीएफसी बैंक बकेट 2 में है और आईसीआईसीआई बैंक बकेट 1 में आपको देखने को मिलेगा, डिपेंड ऑन देयर सीईटी। ठीक है, सीईटी मतलब कॉमन इक्विटी टीयर 1 के अकॉर्डिंगली। ठीक, चलिए, तो ये तो आरबीआई के बारे में बातें हो गई। अब आते हैं वापस अपने टॉपिक पे। मैंने आपको बताया था 6 तारीख को हमने सेलिब्रेट किया है महापरिनिर्वाण दिवस, और आज 8 दिसंबर है। 8 दिसंबर को हम सेलिब्रेट करते हैं बोधि डे, क्योंकि आज ही के दिन गया में बोधि के पेड़, मतलब बोध गया में गौतम बुद्ध जी को इनलाइटमेंट मतलब ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, जिसे हम बोधि ट्री भी कहते हैं। तो आज हम वही बोधि ट्री डे सेलिब्रेट करते हैं। ठीक है, क्योंकि गौतम बुद्ध जी को इनलाइटमेंट मतलब ज्ञान की प्राप्ति आज 8 दिसंबर को हुई थी। चलिए, अब बात होती है 7th ऑफ दिसंबर की। 7th ऑफ दिसंबर को हम सेलिब्रेट कर रहे हैं आर्म फोर्स फ्लैग डे। याद करो, जब हम स्कूल में पढ़ा करते थे, इस तरीके के झंडे 5 रुपए 10 रुपए में हम खरीदा करते थे। तो ये जो पूरा पैसा है, ये जो पूरा पैसा है वो बेसिकली फ्लैग डे फंड में जाता था, और इस फंड का उपयोग आर्म फोर्सेस के जो लोग हैं जो शहीद हो गए हैं, उनकी जो विधवाएं हैं, उनके जो बच्चे हैं या एक्स सर्विसमैन हैं, उनके लिए ये पैसा दिया जाता है। तो आर्म फोर्स फ्लैग डे जो है हर साल 7 दिसंबर को मनाया जाता है। सिंस 1949 इस दिन को मनाया जा रहा है। इसके अंतर्गत क्या किया जाता है, इसके अंदर फंड को कलेक्ट किया जाता है, और इस फंड का इस्तेमाल जो वॉर विडोज हैं, एक्स सर्विसमैन हैं, वेटरनर हैं, डिसेबल सोल्जर्स हैं, उनकी मदद करने के लिए किया जाता है। दिल्ली गवर्नमेंट ने पहली बार हमारे जो चीफ है सभी सेनाओं के, उनको सम्मानित करने का काम किया था। नेक्स्ट है इंटरनेशनल सिविल एविएशन डे, 7 दिसंबर को मनाया जाता है, क्योंकि इस दिन इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना हुई थी। ठीक है, इंटरनेशनल सिविल एविएशन डे की शुरुआत 7 दिसंबर 1944 में हुई थी शिकागो यूएसए में, जिसको हम शिकागो कन्वेंशन कहते हैं, जिसके अंदर कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल सिविल एविएशन को साइन किया गया था। ठीक है, अब इसकी थीम है सेफ स्काई सस्टेनेबल फ्यूचर टुगेदर फॉर ऑल। ये आपको थीम देखने को मिल जाएगी। तो इस तरीके से ये इंपॉर्टेंट डे हमने सेलिब्रेट किए। अब ध्यान से समझना, हो सके तो कॉपी पेन लेके बैठ जाना, या फिर पीडीएफ में सारी जानकारी होगी, तो करंट अफेयर्स की पीडीएफ आपको टेलीग्राम से मिल जाएगी। अब यहाँ पे हम लगभग 15 से 20 लोगों के नाम डिस्कस करने वाले हैं जो सुर्खियों में हैं। ठीक है, शॉर्ट में डिस्कस करेंगे, जितना जरूरी है उतनी ही बातें करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं एचएसबीसी के बारे में। एचएसबीसी आपने सुना है, हांगकांग एंड संघाई बैंकिंग कॉर्पोरेशन, लंदन में इसका हेडक्वार्टर है, और 3 मार्च 1865 में हांगकांग में इसकी स्थापना की गई थी। तो एचएसबीसी के नए चेयरमैन अपॉइंट किए गए हैं, जिनका नाम है ब्रेंडन नेल्सन। ठीक है, ब्रेंडन नेल्सन एचएसबीसी के नए चेयरमैन आपको देखने को मिल जाएंगे, और इन्होंने सक्सीड किया है मार्क टकर को। ठीक, नेक्स्ट बात करते हैं बैंक ऑफ अमेरिका इंडिया। तो बैंक ऑफ अमेरिका इंडिया एक इंडिया में इन्वेस्टमेंट बैंक आपको देखने को मिल जाएगा। तो आरबीआई ने विक्रम साहू को सीईओ बनाया है बैंक ऑफ अमेरिका इंडिया का फॉर द पीरियड ऑफ 3 इयर्स, और ये सक्सीड कर रहे हैं काकू नकाते को। ठीक है, तो विक्रम साहू का नाम आपको याद रखना है। अगला नाम आता है जय जैन सॉरी जैन्द्रन वेणुगोपाल।
तो जयेंद्रन वेणुगोपाल, इन्हें प्रेसिडेंट एंड सीईओ बनाया गया है रिलायंस रिटेल वेंचर लिमिटेड का। अभी आईपीओ आने वाले हैं रिलायंस रिटेल के, तो उसके पहले इंटरनल रिस्ट्रक्चरिंग की गई है, ठीक है, रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड के द्वारा। और जे वेणुगोपाल को रिसेंटली रिलायंस रिटेल वेंचर लिमिटेड का नया सीईओ एंड प्रेसिडेंट बनाया गया है। अगला नाम आता है आसिम मुनीर का। याद करो कुछ दिन पहले की बात है, मैंने बताया था कि 27 नंबर का कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल आया था पाकिस्तान में, और इस पाकिस्तान में कहा गया था कि हमारी जो तीनों फोर्सेज हैं, इंडियन आर्मी है, इंडियन एयरफोर्स है, इंडियन नेवी है, इनके ऊपर एक हेड होगा जिसको नाम दिया गया है, क्या नाम दिया गया था इसको, अपने चीफ ऑफ डिफेंस फोर्स। जैसे कि हमारे देश में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ है ना, वैसे यहाँ पे रखा गया चीफ ऑफ डिफेंस फोर्स, जो कि तीनों सेनाओं के ऊपर होगा। मतलब मिलिट्री को और भी ज्यादा पावर यहाँ पर दी गई थी 27वें नंबर के कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के अंदर। तो इसी के अंतर्गत एक नई पोस्ट क्रिएट की गई है, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। और पाकिस्तान के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन बन चुके हैं, या डिफेंस फोर्स कौन बन चुके हैं? असीम मुनीर, आसिम मुनीर जो है, इन्हें पाकिस्तान का पहला चीफ ऑफ डिफेंस फोर्स अपॉइंट किया गया है। यहाँ पे मिलिट्री पावर को सेंट्रलाइज करने की कोशिश की गई है, और अपॉइंटमेंट किया गया है प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी के द्वारा। असीम मुनीर इसके साथ साथ चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ भी हैं। तो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और चीफ ऑफ डिफेंस फोर्स दोनों ही आसिम मुनीर आपको देखने को मिल जाएंगे। चलिए अगला नाम बात करेंगे हम वर्ल्ड के यंगेस्ट सेल्फ मेड वीमेन बिलियनियर के बारे में, जिनका नाम है लुआना लोपेज लारा, LLL। ठीक है, लुआना लोपेज लारा, जो कि फाउंडर है, को फाउंडर है कल्सी की। कल्सी एक प्रोडिक्शन मार्केट प्लेटफॉर्म है, 2018 में बना था। इसके को फाउंडर है, 12% शेयर इनके पास है, और इसकी वैल्यूएशन पिछले 6 महीनों में काफी ज्यादा इंक्रीज हुई है। पहले $2 बिलियन की वैल्यूएशन थी, अब $11 बिलियन की वैल्यूएशन 6 महीने में हो चुकी है। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि जो लूना लोपेज लारा ब्राजील से बिलोंग करती हैं, ये वर्ल्ड की यंगेस्ट सेल्फ मेड वीमेन बिलियनियर आपको देखने को मिल जाएंगी। अगला नाम आता है स्वराज कौशल का। आप लोग ने सुषमा स्वराज जी के बारे में सुना होगा, हमारे देश की विदेश मंत्री भी रह चुकी हैं सुषमा स्वराज जी। उनके ही हस्बैंड आपको देखने को मिल जाएंगे, स्वराज कौशल। इसके अलावा ये फॉर्मर मिजोरम के गवर्नर भी रहे हैं 1990 से 1993 तक। इनका निधन हो गया है, और सुप्रीम कोर्ट में भी सीनियर एडवोकेट की तरह इन्होंने काम किया हुआ है। ठीक, चलिए अब बात कर लेते हैं राम प्रसाद श्रीधरन के बारे में। ठीक है, राम प्रसाद श्रीधरन, इन्हें प्यूमा के द्वारा नया मैनेजिंग डायरेक्टर फॉर इंडिया बनाया गया है। तो प्यूमा इंडिया के मैनेजिंग डायरेक्टर आपको राम प्रसाद श्रीधरन देखने को मिल जाएंगे। इनका टेन्योर दिसंबर 2025 में शुरू हुआ है। इन्होंने कार्तिक वालागोपालन को सक्सीड करने का काम किया है, और करेंटली ये सीईओ एंड मैनेजिंग डायरेक्टर यूनाइटेड कलर ऑफ बेनेटन में आपको देखने को मिल जाएंगे। ठीक, अभी कुछ और नाम है लेकिन इसके पहले कुछ और बातें करते हैं। अब हम बात करेंगे सुल्तान अजलन शाह कप के बारे में। तो सुल्तान अजलन शाह कप का संबंध हॉकी से है। ये जो टूर्नामेंट होता है, ये कहाँ पर होता है? ये टूर्नामेंट आपको मलेशिया में देखने को मिलेगा। कहाँ होता है ये? मलेशिया में आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, फाइनल जो मैच हुआ था वो इंडिया और बेल्जियम के बीच में हुआ था। तो बेल्जियम जीत गया है और इंडिया को सिल्वर मिला है, मतलब बेल्जियम को गोल्ड मिला है और इंडिया को सिल्वर आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो अगर आपसे पूछा जाए कि सुल्तान अजलन शाह कप किसने जीता है, तो बेल्जियम में जीता है। ये टूर्नामेंट किससे संबंधित है? हॉकी से। कहाँ पर होता है? मलेशिया में। सिल्वर किसको मिला है? इंडिया को मिला है। इंडिया ये सेकेंड कॉन्जिक्यूटिव ईयर है जो रनर अप रही है। इसके पहले 2019 में भी इंडिया रनर अप रही थी ठीक है, नेक्स्ट आता है एक्सरसाइज हरिमाऊ शक्ति। तो एक्सरसाइज हरिमाऊ शक्ति इंडिया और मलेशिया के बीच में होता है। ठीक है, 5वां एडिशन इसका हो रहा है। ठीक, 5वां एडिशन इंडिया और मलेशिया के बीच में हो रहा है हरिमाऊ शक्ति का। कहाँ पर? महाजन फील्ड फायरिंग रेंज, राजस्थान में। इंडिया की तरफ से डोगरा रेजिमेंट पार्टिसिपेट कर रहा है, और मलेशिया की तरफ से 25 बटालियन रॉयल मलेशियन आर्मी पार्टिसिपेट कर रही है। ठीक, चलिए अगला नाम आता है डॉक्टर रेणुका अय्यर। इन्हें रिसेंटली चीफ मेडिकल ऑफिसर ऑफ NCCN बनाया गया है। अब ये NCCN क्या है? नेशनल कॉम्प्रिहेंसिव कैंसर नेटवर्क, अमेरिका का एक नॉट फॉर प्रॉफिट अलायंस आपको मिल जाएगा, नेशनल कॉम्प्रिहेंसिव कैंसर नेटवर्क। इसके चीफ मेडिकल ऑफिसर आपको डॉक्टर रेणुका अय्यर देखने को मिलेंगी, और इनका टेन्योर 26 फरवरी 2026 से शुरू होगा। ठीक है,
नेक्स्ट बात करते हैं मोसाद के बारे में। अभी हम लोग ने पाकिस्तान के आर्मी चीफ के बारे में बात की। अब हम मोसाद मोसाद इजराइल की एक इंटेलिजेंस ग्रुप है ना। आप लोगों ने मोसाद के बारे में जरूर सुना होगा। इजराइल का एक इंटेलिजेंस ग्रुप है और उसके लीडर बनाए गए हैं रोमन गोफमैन। ठीक है। इजराइल का जो इंटेलिजेंस ग्रुप है जिसका नाम है मोसाद, और मोसाद के नए डायरेक्टर किसे बनाया गया है? रोमन गोफमैन को बनाया गया है। और इनका टेन्योर जून 2026 से शुरू होगा। और ये अपॉइंटमेंट इजराइल के जो प्राइम मिनिस्टर है नेतन्याहू, उनके द्वारा ये अपॉइंटमेंट की गई है। इसके पहले 2024 से रोमन गॉफमैन जो है वो सेक्रेटरी है, मिलिट्री सेक्रेटरी टू द प्राइम मिनिस्टर आपको देखने को मिल जाएंगे। और ये डेविड बर्निया को सक्सीड करने वाले हैं। तो मोसाद के डायरेक्टर या मोसाद के चीफ आपको याद रखने हैं। और मोसाद किस देश की इंटेलिजेंस एजेंसी है? आंसर हो जाएगा इजराइल की। अगला नाम आता है क्रिस्टियानो रोनाल्डो का। सभी को पता है, एक फुटबॉलर आपको देखने को मिलेंगे। और एक एआई स्टार्टअप है, एक एआई प्लेटफॉर्म है जिसका नाम है परप्लेक्सिटी। इसमें इन्वेस्टर और ब्रांड एम्बेसडर बन चुके हैं क्रिस्टियानो रोनाल्डो। ठीक है, तो ब्रांड एम्बेसडर आपको याद रखने इंपॉर्टेंट है। अगला नाम आता है डोनाल्ड ट्रंप का। इन्हें रिसेंटली पहला फीफा पीस प्राइज दिया गया है 2026 का। ठीक है, तो फीफा ने मतलब पहली बार पीस अवार्ड देने की शुरुआत की है अंडर द सोशल कॉर्पोरेट रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रोग्राम। फीफा पीस प्राइज उन लोगों को दिया जाता है जो देश विदेश में शांति व्यवस्था बनाने में कोशिश करते हैं। डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि मैंने इंडिया पाकिस्तान के बीच में जो टेंशन थी उसको, उस डिस्प्यूट को सॉल्व कराया। कॉन्गो, गाजा, इसराइल, ईरान में जो कॉन्फ्लिक्ट था वो मैंने सॉल्व कराया। अर्मेनिया और अजरबैजान में जो कॉन्फ्लिक्ट है वो मैंने सॉल्व कराया, शांति व्यवस्था बनाई। और थाईलैंड कंबोडिया बॉर्डर जो डिस्प्यूट था वो भी मैंने सॉल्व कराया, ऐसा डोनाल्ड ट्रंप का कहना है। और इसलिए इन्होंने पहला पीस प्राइज लिया है फीफा का। डोनाल्ड ट्रंप वॉज अवॉर्डेड द फर्स्ट एवर फीफा पीस प्राइज। ठीक है, ये अवार्ड प्रेजेंट किया गया है फीफा के प्रेसिडेंट गिन्नी इन्फेंटिनो के द्वारा। ठीक, चलिए, ये कुछ इंपॉर्टेंट पर्सन थे जो हमने देखे। अब कुछ और बातें हम एक एक करके डिस्कस करते हैं। आई नो नंबर ऑफ पर्सन बहुत ज्यादा है, याद करना डिफिकल्ट होता है, लेकिन आप रिवाइज करोगे तो डेफिनेटली आप याद कर लोगे। ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है। चलो, अब बात करते हैं आरसीएमएस बैंक। आरसीएमएस का मतलब है रानी चन्नम्मा महिला सहकारी बैंक। इसे बेस्ट प्रॉफिट मेकिंग कोऑपरेटिव बैंक का अवार्ड दिया गया है जिसका हेडक्वार्टर बेलग्राम में कर्नाटका में देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो रानी चन्नम्मा महिला सहकारी बैंक हेडक्वार्टर इन बेलगाम हैज बीन अवॉर्डेड द बेस्ट प्रॉफिट मेकिंग बैंक इन द बेलगावी डिस्ट्रिक्ट। रिसेंटली जो 72 नंबर की ऑल इंडिया कोऑपरेटिव वीक सेलिब्रेशन हुआ था कर्नाटका में, वहां पर यह अवार्ड इनको दिया गया है। ठीक है, किसने अवार्ड दिया है? अवार्ड दिया है कर्नाटका स्टेट अर्बन कोऑपरेटिव बैंक फेडरेशन के द्वारा। और प्रीति कौर आपको इस बैंक की चेयरमैन देखने को मिल जाएंगे। और ये बैंक जनरली विमेन एम्पावरमेंट के लिए काम करता है। चलिए, अब कुछ और सहकारी संस्थाओं के बारे में बात करेंगे। हमारे देश में दो और बड़ी सहकारी संस्थाएं काम करती हैं। एक है डॉक्टर बर्गीस कुरियन म्यूजियम अमूल आनंद। दूसरा है यूएलसीसीएस। यूएलसीसीएस का मतलब है उरालुंगल लेबर कॉन्ट्रैक्ट कोऑपरेटिव सोसाइटी, जो 100 ईयर पुरानी एक लेबर कोऑपरेटिव सोसाइटी है केरला में। 100 साल से ज्यादा पुरानी है, मतलब एक तरीके से हेरिटेज है। तो इसलिए अभी रिसेंटली जो इंटरनेशनल कोऑपरेटिव अलायंस की मीटिंग हुई थी उसमें एज अ ग्लोबल कोऑपरेटिव कल्चर हेरिटेज साइट इंक्लूड की गई है। तो भारत की दो कोऑपरेटिव हैं जिनको ग्लोबल कोऑपरेटिव कल्चर हेरिटेज लिस्ट में शामिल किया गया है ड्यूरिंग द इंटरनेशनल कोऑपरेटिव अलायंस। ये मीटिंग ब्राजील में हो रही थी। टोटल 31 एंट्री हुई है जिनमें से दो भारत की हैं। एक है डॉक्टर बर्गीस कुरियन म्यूजियम अमूल आनंद, और दूसरा है उरालुंगल लेबर कॉन्ट्रैक्ट कोऑपरेटिव सोसाइटी, जो कि 100 साल पुरानी हमारे देश की एक सहकारी संस्था है। तो टोटल 31 एंट्रीज आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगी। ठीक है, आईसीए के बारे में बात हो रही है, मतलब इंटरनेशनल कोऑपरेटिव अलायंस जो है वो वर्ल्ड की पहली कोऑपरेटिव कल्चर हेरिटेज प्लेटफॉर्म है जो अलग अलग देश के कोऑपरेटिव या सहकारी संस्थाओं की मैपिंग करती है, उन्हें रिकॉग्नाइज करती है और वैल्यू प्रोवाइड करती है। यूएलसीसी का फॉर्मेशन 1925 में किया गया था, जबकि आईसीए का फॉर्मेशन 1895 में ब्रुसेल्स बेल्जियम में हुआ था। एरियल गोराको इसके प्रेसिडेंट आपको मिल जाएंगे। नेक्स्ट है प्राइम मिनिस्टर ऑफिस रीनेम टू द सेवा तीर्थ। रिसेंटली कुछ रीनेमिंग हुई है। ब्रिटिश एरा या कॉलोनिकल एरा के जो एविडेंसेस हैं उनको हम रिमूव करना चाहते हैं, है ना। तो इस तरीके से कई सारे चेंजेस किए जा रहे हैं। तो
आइए उसी के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले पीएमओ मतलब जो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस है उसका नाम चेंज करके सेवा तीर्थ रखा है। सेवा मतलब सर्विसेज, है ना? तो हमारा कर्तव्य है, हमारी ड्यूटी है कि हम लोगों को सर्विसेज प्रोवाइड करें। तो इसके उद्देश्य से इसका नाम सेवा तीर्थ रखा है। राजभवन जो अलग अलग राज्यों में गवर्नर हाउस होते हैं, राजभवन का नाम चेंज करके लोक भवन रखा गया है। ठीक है। द प्राइम मिनिस्टर रेसिडेंट नेम लोक कल्याण मार्ग रखा गया था 2016 में। राजपथ का नाम कर्तव्य पथ रखा गया था। और जो सेंट्रल सेक्रेटरीट मतलब जो सचिवालय है उसका नाम कर्तव्य भवन आपको देखने को मिल जाएगा। तो ये कुछ नाम चेंज है, आप इसको पढ़ सकते हैं। बात क्लियर है? चलो फर्दर डिस्कशन करेंगे। अभी तो बहुत कुछ देखना है, कुछ इंडेक्स भी देखने हैं, लेकिन उसके पहले बताना चाहती हूँ मैं कि नवंबर मंथ की जो मंथली करंट अफेयर्स की मैगजीन है जिसमें टॉप 300 एमसीक्यूज और पूरे महीने के वन लाइनर्स हैं, ये अवेलेबल है पूजा जैन क्लासेस एप्लीकेशन में। आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ से आपको डायरेक्टली एग्जाम में प्रश्न देखने को मिलेंगे। जिन बच्चों को दिक्कत हो रही है कि यार बार बार हर महीने टॉप 300 एमसीक्यू, क्यों ना कुछ कंपाइलेशन मिल जाए, तो मैंने 2 मैगजीन लॉन्च की हैं। एक है जनवरी से लेके जून मंथ की मैगजीन जिसमें आपको 1500 प्लस एमसीक्यू मिलेंगे करंट अफेयर्स के, प्रिंटेबल फॉर्मेट में 1 साल की वैलिडिटी के साथ अवेलेबल है पूजा जैन क्लासेस एप्लीकेशन में। और सभी एग्जाम के लिए है, यूपीएससी, पीसीएस, रेलवे, बैंक एटसेट्रा। इसके अलावा जुलाई से लेकर दिसंबर मंथ की भी सेम मैगजीन लॉन्च हुई है जिसमें 1500 प्लस एमसीक्यू है। तो दोनों मैगजीन आप डाउनलोड कर सकते हैं एप्लीकेशन से। मोर इन्फॉर्मेशन के लिए आप एप्लीकेशन को विजिट कर लेंगे। ठीक है, इतनी चीजें। चलिए, नेक्स्ट है हरियाणा मॉडिफाइड डिसबर्समेंट सिस्टम अंडर द दीनदयाल लाड़ो लक्ष्मी योजना। अब हरियाणा गवर्नमेंट की सिंपल सा क्वेश्चन बनेगा कि दीनदयाल लाड़ो लक्ष्मी योजना किस राज्य सरकार की है? तो दीनदयाल लाड़ो लक्ष्मी योजना आपको हरियाणा राज्य की देखने को मिल जाएगी। अब इसमें क्या होता था, हर महीने 2100 रुपए दिए जाते थे हरियाणा राज्य की महिलाओं को। तो इन्होंने कहा कि नहीं, हर महीने हम 2100 रुपए नहीं देंगे। इसमें क्या होता है, एडमिनिस्ट्रेटिव वर्कलोड बढ़ता है। ठीक है, और लमसम अमाउंट अगर महिलाओं को मिलेगा तो उसका वो इफेक्टिवली इस्तेमाल कर पाएंगी। इसलिए हर 3 महीने में हम पैसे देंगे 6300। ठीक है, 3 महीने में पैसे आएंगे 6300। हर महीने जो 2100 रुपए हम देते थे अब हम नहीं देंगे। तो इस तरीके से हरियाणा गवर्नमेंट के द्वारा फैसला लिया गया है। सो गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा हैज रिवाइज द पेमेंट स्ट्रक्चर ऑफ दीन दयाल लाड़ो लक्ष्मी योजना। ठीक है, इसमें कहा गया है कि बेनिफिशियरी को 6300 रुपए मिलेंगे हर 3 महीने में। पहले ये 2100 रुपए हर महीने दिया जाता था। चीफ मिनिस्टर है नायाब सिंह सैनी, उनके द्वारा यह फैसला लिया गया है। ठीक है, इस स्कीम की शुरुआत 25 सितंबर 2025 को की गई थी। इसके अंदर डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के जरिए महिलाओं को असिस्टेंट दिया जाता है। इसमें कोई भी मैरिड या अनमैरिड वीमेन है, विवाहित या अविवाहित महिला है, हरियाणा राज्य की है, पिछले 15 सालों से हरियाणा में रह रही है, जिनकी एनुअल इनकम 1 लाख रुपए से कम है, ठीक है, 23 से लेकर 60 साल के बीच में है, तो उनको हर महीने 2100 रुपए दिए जाएंगे। ऐसी स्कीम लॉन्च की गई थी। ठीक है, साथ ही साथ ऐसी महिलाएं जो 60 साल की ऊपर है और वृद्धाश्रम में शिफ्ट हो गई हैं, ओल्ड एज होम में शिफ्ट हो गई हैं, उनको भी अलाउंस दिए जाएंगे। ठीक है, ये बात यहाँ पर मेंशन की गई है। तो मैंने इसका जो एलिजिबिलिटी वो यहाँ पर मेंशन किया, आप इसे पढ़ लेंगे। नेक्स्ट है वीमेन पीस एंड सिक्योरिटी इंडेक्स 25-26। अब वीमेन पीस सिक्योरिटी इंडेक्स 2025-26 रिलीज किया गया है। इसमें 0 से लेकर 1 तक रैंकिंग की जाती है और इस इंस्टीट्यूट को पब्लिश करने का काम जॉर्ज टाउन इंस्टीट्यूट फॉर वीमेन पीस एंड सिक्योरिटी, पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट ओस्लो, 2 इंस्टीट्यूट के द्वारा इसे पब्लिश किया जाता है। इसमें देखा जाता है किसी भी राज्य में महिलाओं की सिक्योरिटी कैसी है, लेबर पार्टिसिपेशन कैसा है, होम सेफ्टी, सोसाइटी सेफ्टी कैसी है, एजुकेशन एंड इकोनॉमी पार्टिसिपेशन क्या है, और लीगल प्रोटेक्शन कितना महिलाओं को दिया गया है। ऐसे कुछ पैरामीटर्स होते हैं जिसपे इस इंडेक्स को पब्लिश किया जाता है। टॉप पर आपको मिलेगा डेनमार्क। डेनमार्क का स्कोर 0.93 है। इंडिया जो है वो आपको 131 नंबर पे मिलेगा। आउट ऑफ 180 कंट्रीज इंडिया 131 नंबर पे है और इंडिया का स्कोर 0.607 आपको मिल जाएगा। इसका ये मतलब है कि अभी भी लेबर पार्टिसिपेशन महिलाओं का कम है, महिलाओं को पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन कम है, और अभी भी सिक्योरिटी कंसर्न हमारे देश में बना हुआ है। ये इसका मतलब है। तो याद रखना है, डेनमार्क फर्स्ट नंबर पे है, इंडिया 131 नंबर पे है, इंडिया का स्कोर 0.607 है। तो टॉप 5 कंट्रीज डेनमार्क, आइसलैंड, नॉर्वे, स्वीडन एंड फिनलैंड, आप देख सकते हैं ये सभी यूरोपियन कंट्रीज हैं। बॉटम पे आपको अफगानिस्तान मिल जाएगा 181 नंबर पे, स्कोर है 0.279।
इसके बाद यमन है, सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक, सीरिया और सूडान आपको मिलेंगे। क्लियर है? डन। नेक्स्ट, अब यहाँ पे टूरिज्म ट्रेंड इन इंडिया 2024-25 डेटा को पब्लिश किया गया। इसमें बताया गया कि कोविड के बाद हमारे देश में जो मतलब टूरिस्ट होते हैं उनकी संख्या बढ़ी है, चाहे वो इंडियन टूरिस्ट हो या फिर वो फॉरेनर टूरिस्ट हो, और उनके द्वारा विजिट किए गए टॉप प्लेसेस कौन से हैं वो रिपोर्ट यहाँ पे पब्लिश की गई है। एज पर द इंडियन टूरिज्म डेटा कंपेंडियम 2025, ताजमहल में 6.26 मिलियन इंडियन टूरिस्ट ने विजिट किया और 0.65 मिलियन फॉरेनर्स ने ताजमहल को विजिट किया। ताजमहल जो कि यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है और एक टॉप विजिटेड मॉन्यूमेंट्स बन चुकी है फाइनेंशियल ईयर 2024-25 में। तो टॉप 5 मोस्ट विजिटेड मॉन्यूमेंट डोमेस्टिक, डोमेस्टिक मतलब भारत के लोगों के द्वारा विजिट किए गए साइट्स, तो ताजमहल है ऊपर, फिर सन टेम्पल सूर्य मंदिर है जो कि कोणार्क उड़ीसा में है, कुतुब मीनार दिल्ली की है, रेड फोर्ट दिल्ली का है, बीबी का मकबरा जो कि औरंगाबाद में है। ठीक है, औरंगाबाद जिसको हम संभाजी नगर के नाम से जानते हैं, राइट। अगर बात करते हैं टॉप 5 मोस्ट विजिटेड मॉन्यूमेंट फॉरेन टूरिस्ट के द्वारा, तो ताजमहल, आगरा फोर्ट, कुतुब मीनार, हुमायूं का मकबरा और आपकी अवनेरी स्टेप वेल। ठीक है, नेक्स्ट है साइबर क्राइम केसेस इन इंडिया। अब यहाँ पे हमारा जो नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो है उन्होंने अपनी 2023 की रिपोर्ट को पब्लिश किया। इस रिपोर्ट में बताया कि लगातार भारत में साइबर क्राइम के केसेस बढ़ते जा रहे हैं। 2021 में 52,000 साइबर क्राइम के केस रजिस्टर किए गए थे, लेकिन 2023 में 86,000 साइबर क्राइम के केसेस को रजिस्टर किया गया है। लगातार आइडेंटिटी थेफ्ट, फ्रॉड्स, रैंसम अटैक, ऑनलाइन हरासमेंट, ठीक है, फिशिंग, स्कैम, ये सारे केसेस लगातार बढ़ते जा रहे हैं। हरियाणा में सबसे ज्यादा केसेस आए हैं, 751 केसेस रिकॉर्ड किए गए हैं हरियाणा में। हरियाणा के बाद हिमाचल प्रदेश और उसके बाद आपको पंजाब देखने को मिल जाएगा। दिल्ली की बात करते हैं, दिल्ली जो है वो लीड कर रहा है यूनियन टेरिटरी में 407 केसेस के साथ। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे BNHS। BNHS का मतलब है बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी, जो कि एक एनजीओ नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, जो कि कंजर्वेशन और बायोडाइवर्सिटी रिसर्च पे काम करता है। इसकी स्थापना 15 सितंबर को 1883 में की गई थी। तो बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी के द्वारा रिसेंटली 6 क्रिटिकली इंडेंजर बल्चर्स को रिलीज किया गया है। BNHS टू रिलीज क्रिटिकली इंडेंजर बल्चर। एक है सैलेंडर बिल्ड एंड एक है वाइट रम्ड, जो कि आसाम में देखा गया है जनवरी 2026 में, सॉरी, इसको रिलीज किया जाएगा। जनरली आसाम, बांग्लादेश, नेपाल, म्यांमार और कंबोडिया में ये बल्चर्स आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, जो बड़े बड़े पेड़ होते हैं वहां पर इनका सेटलमेंट देखने को आपको मिल जाएगा, और ये क्रिटिकली इंडेंजर है। ठीक है, इस बात को याद रखना है। चलिए अब यहाँ पे टर्की जाते हैं। टर्की में आपको एक एरिया यहाँ पर ये देखने को मिल रहा है, यहाँ पर आपको मिल रहा है ये जो एरिया है इसको बोला जाता है कराहन टेप। ठीक है, ये एक न्यूलिथिक साइट है, मतलब नवपाषाण कालीन एक साइट है, जहां पर हमें ह्यूमन फेस्ड एक पिलर मिला है, मानव के फेस जैसा एक पिलर हमें मिला है। ठीक है, तो आर्कियोलॉजिस्ट इन टर्की हैव अनअर्थन न्यू कार्व ह्यूमन फेस इंक्लूडिंग द फर्स्ट एवर ह्यूमन फेस टी शेप्ड पिलर। और ये न्यूलिथिक साइट आपको करहान टेप देखने को मिलेगी, जो कि 11,000 साल पुरानी है। सीरिया की बॉर्डर के पास आपको ये देखने को मिलेगी। ठीक है, ये जो साइट है ये लाइमस्टोन का प्लेट्यू एक पठार है, जो कि टिग्रिस और यूफ्रेटस रिवर, जिनको हम दजला फरात नदियों के नाम से जानते हैं, उसके किनारे आपको ये देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे पहला ह्यूमन फेस्ड कार्व ऑन टी शेप्ड पिलर हमको देखने को मिला है, और इसका संबंध नवपाषाण काल से है, न्यूलिथिक एरा से आपको मिलेगा। ठीक है, डन। क्वेश्चन कैसा बनेगा, एसएससी क्वेश्चन पूछेगा। पहला तो ऐसा पूछ सकता है कि करहान टेप जो एक न्यूलिथिक साइट है किस कंट्री में है, तो आंसर हो जाएगा टर्की में है। या फिर टर्की में जो टर्की में सुर्खियों में रही करहान टेप साइट है उसका संबंध किस काल से है, पुरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल, इस तरीके से क्वेश्चन वो फ्रेम करेगा। ठीक है, नेक्स्ट है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मद्रास, मतलब IIT मद्रास के बारे में बात हो रही है।
आईआईटी मद्रास ने इंडिया का पहला इंडिजीनियसली डेवलप्ड वेसल ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम फॉर पोर्ट्स लॉन्च किया है। अब पोर्ट्स में कई सारे शिप्स आते हैं, वेसल्स आते हैं, तो उनके मैनेजमेंट के लिए, एक रियल टाइम मैनेजमेंट के लिए ट्रैफिक सिस्टम तैयार किया है। किसने? आईआईटी मद्रास ने। ठीक है। So IIT Madras researchers develop and deploy India's first indigenously vessel traffic management system for ports. This system was fully designed by the National Technology Center for Ports, Waterway and Coast. मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज के अंदर ये काम करता है, उसके द्वारा इसे तैयार किया गया है। ठीक है। 2020 में ये कॉन्ट्रैक्ट मिला था, 10 करोड़ रुपए मिले थे आईआईटी मद्रास को इसे डेवलप करने के लिए, सॉफ्टवेयर को तैयार करने के लिए। ठीक है। नाउ बात करते हैं ध्रुव के बारे में। ध्रुव का मतलब क्या है? डिजिटल हब फॉर रेफरेंस एंड यूनिक वर्चुअल एड्रेस। जैसे कि जब हमें किसी से पैसे मंगवाने होते हैं या हम लोगों के साथ अपनी यूपीआई आईडी शेयर करते हैं, तो यूपीआई आईडी जब आप शेयर करते हो तो इसमें आपका एक नाम @ और जैसे कि ओके एसबीआई और जो भी मतलब यहाँ पे एंटिटी होती है, इस तरीके से आपका यूपीआई होता है। तो सिमिलर ध्रुव में भी आपका घर का जो एड्रेस होगा, आपका नाम और वो एंटिटी, मतलब एक यूनिक घर का एड्रेस आपको, जैसे कि यूपीआई फॉर्मेट होता है वैसे ही आपके घर का एड्रेस भी आपको अब मिल जाएगा। डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट ने एक अमेंडमेंट करते हुए ड्राफ्ट रिलीज किया है और कहा है कि हम ध्रुव को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। ये यूपीआई जैसा एक डिजिटल एड्रेसिंग सिस्टम है जिसमें नेम एट एंटिटी आपको मिल जाएगी। ध्रुव का मतलब है डिजिटल एड्रेस, सॉरी, ध्रुव का मतलब क्या हो जाएगा? डिजिटल हब फॉर रेफरेंस एंड यूनिक वर्चुअल एड्रेस, जो कि स्टैंडर्ड डिजिटल एंड वर्चुअल एड्रेस प्रोवाइड करेगा जिससे सिक्योर आपका ट्रांजेक्शन हो पाएगा। इसमें आपका एक डिजी पिन सिस्टम भी इंट्रोड्यूस किया गया है। डिजी पिन में आपके 10 कैरेक्टर होंगे जो कि अल्फा न्यूमेरिक जियो कोड्स आपको होंगे जो लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड को रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है। मैप एवरी 14 स्क्वायर मीटर पैच ऑफ इंडियन टेरिटरी। ठीक है। और बहुत ही प्रिसाइज आपको ये मिलेगा। रिसेंटली डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट ने पब्लिक कंसल्टेशन के लिए पब्लिक डोमेन में इस ड्राफ्ट को लेकर आया है कि ये कॉन्सेप्ट हमें लेकर आना चाहिए, क्या मतलब सुझाव मिल सकते हैं, उसके लिए इस ड्राफ्ट को रखा गया है। ठीक है। अंत में 2 प्रश्न हैं। पहला है, व्हाट इज द नेम ऑफ इंडियाज थर्ड इंडिजिनियसली बिल्ड न्यूक्लियर पावर बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन? उसका नाम क्या है? तीसरे नंबर की जो सबमरीन है। और अपना अगला क्वेश्चन है, विच टेलीस्कोप वाज यूज्ड टू डिस्कवर द स्पाइरल गैलेक्सी अलकनंदा? अलकनंदा को किसने खोजा है, किस टेलीस्कोप की मदद से खोजा है? इन दोनों प्रश्नों के उत्तर आप मुझे कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। बाकी सारी बातें हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू सो मच, टेक केयर एंड बाय बाय।